नमस्कार दोस्तों। तो आज इस आर्टिकल में, इस वीडियो के अंदर में हम दो आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दूसरे से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। जियोपॉलिटिक्स को अगर हम इस नज़रिए से देखें तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है पिछले, अगर हम ज़्यादा नहीं पिछले 3-4 साल की भी बात करें तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है और वो चीज़ अब साफ दिखने लग गई है। तो सबसे पहले तो फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया फर्स्ट पोस्ट की पालकी शर्मा जी को। और फिनलैंड में जब वो इस इंटरव्यू को दे रहे थे तो उन्होंने भारत के बारे में साफ बात ये कही कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। और फिनलैंड क्या, फिनलैंड के अलावा भी वेस्टर्न कंट्रीज़, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ इसमें बिलीव करती हैं। अब देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भारत के बारे में क्या सोचती हैं और वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्या सोचती हैं, वो भारत के ग्लोबल स्टैंडिंग के बारे में क्या सोचती हैं, उसको पहले तो डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, ट्रंप ने लगातार कोशिश करी चाइना से विवाद करने की, ट्रंप ने लगातार कोशिश करी चाइना को ग्लोबल पावर की रेस में हराने की और दुनिया भर की ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, सैंक्शंस लगाने की, लेकिन चाइना ने बिल्कुल ट्रंप को लाइन पर ला दिया हर बार। एंड फाइनली व्हाट हैज़ हैपेंड, मतलब इंटरेस्टिंगली अगर आप अगला पिछला हफ्ता देखें, उसको एनालाइज करें थोड़ा सा, तो ट्रंप ने एक तरीके से अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। बहुत मतलब बिना किसी लॉन्ग लपेट के, बिना किसी शर्म के ट्रंप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर उन्होंने G2 का अनाउंसमेंट भी किया है। ये दोनों चीज़ों को इस वीडियो के अंदर में हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और आपका अटेम्प्ट ईयर 2027 है या 28 है या 29 है, मतलब अभी आपके पास समय है, 2-2.5-3 साल का समय है, तो आप बहुत अच्छे से इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रिपरेशन को आप कर सकते हो। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है अनअकैडमी का, उसको आप जाइए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इस चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड मिलेगा, एकदम कोर यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट। उसके अलावा कुछ भी इधर उधर की बात उस चैनल पर नहीं की जाएगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर से फॉलो करिए। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं। इंडियन पॉलिटी मैं कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी किंजल सर कवर कर रहे हैं, स्काई सर जो है वो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर से इस चैनल को फॉलो करिए और आपको पिंड कमेंट में वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से हमेशा हर बच्चे को यहाँ पर रहता है, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो है अनअकैडमी का स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल। तो वो स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल ऑलरेडी कल शुरू हो चुका है। ये स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल 3 दिन का होना है, 3 नवंबर से शुरू हो चुका है, आज उसका दूसरा दिन है। अगर आपने इसके लिए एनरोल नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, अपने टॉप एजुकेटर के साथ आप लाइव चैट कर सकते हो, आप इसमें इंटरैक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इसमें टेस्ट दे सकते हो, आप इसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इस स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल में कर सकते हो। ये मौका बार बार नहीं आता है, लास्ट कल है, तो ज़रूर से ज़रूर आज इसको एनरोल कर लीजिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले तो डिस्कशन हमें करनी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो भारत के बारे में सोचती क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ किस प्रकार से इंडिया को देखती हैं। और वो चीज़ बहुत साफ कर दी फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब की मीटिंग जो थी, मतलब इंटरव्यू वो दे रहे थे पालकी शर्मा जी को, और उस दौरान जब भारत के ऊपर बात हुई तो उन्होंने साफ भारत को लेकर के बहुत सारी बातें वहाँ पर कहीं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर हम ग्लोबल सुपर पावर देखें तो यूएस का नाम आ जाता है, चाइना का नाम आ जाता है, लेकिन यूएस चाइना के अलॉन्ग साइड अगर मैं किसी को रखना चाहता हूं और मैं किसी को रखता हूं, देखो यूएस और चाइना में तो कोई डिबेट है नहीं, लेकिन यूएस चाइना के अलॉन्ग साइड अगर किसी को रखना हो, और अगर मैं किसी को मानता हूं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट किसी को मानते हैं, वो भारत को मानते हैं। अब देखिए, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात करी। सबसे पहले तो 2 चीज़ें इससे करी हैं। एक चीज़ तो इसका मतलब ये था सीधा सीधा कि जब आप सुपर पावर की रेस में भारत को रख रहे हो और सुपर पावर में भारत को आप मान रहे हो, ऑलरेडी आप मान चुके हो भारत को सुपर पावर, तो सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ ये ही नहीं होता है। और इनका इंटरव्यू बहुत ही शानदार था, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इन्होंने कहा कि सुपर पावर का मतलब यही नहीं होता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपका मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, आप मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है आपकी, और सब कुछ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली आप काफ़ी साउंड हो। यही नहीं होता है सुपर पावर होने का मतलब। सुपर पावर होने का जियोपॉलिटिकल मतलब ये होता है कि आपका दूसरे देशों के ऊपर काफ़ी प्रभाव है और आपकी बात दूसरे देश काफ़ी सीरियसली लेते हैं और उसको मानते हैं, जो ट्रम्प के केस में बिल्कुल गलत साबित हुआ। और इसीलिए आप देखो कि यूएस की ग्लोबल स्टैंडिंग काफ़ी नीचे आई है। यूएस को बहुत सारी कंट्रीज़ ने सीरियस लेना छोड़ दिया है। जब से इजराइल ने यूएस की बात को ऐसा वैसा किया है, रशिया ने कह दिया अरे चलो ये तो बोलता रहता है, तो बस यूएस की ग्लोबल स्टैंडिंग काफ़ी नीचे आई है। और वही हाल वो वेनेजुएला में भी हो रहा है। यही बात होती है कि जब सुपर पावर आपको माना जाता है, इसका मतलब ये है, जियोपॉलिटिकल सेंस में इसका मतलब ये है कि आपका प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा, और दूसरे देश आपको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू आर वेरी वेरी पावरफुल एंड यू कैन इम्पैक्ट देम इन एनी सेंस, यू कैन इम्पैक्ट देम।
और इसीलिए दूसरी बात यहीं से आ जाती है कि जब आपका प्रभाव इतना बड़ा होता है तो यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपका जो स्टैंड है वो काफ़ी कड़ा और काफ़ी स्थापित स्टैंड होना चाहिए, काफ़ी प्रमुख स्टैंड वहाँ पर होना चाहिए, जो भारत के केस में नहीं है, उन्होंने कहा। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का अगर आप गठन देखो तो यूनाइटेड नेशंस का गठन जो है वो इसीलिए हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि ऐसी वर्ल्ड वॉर टू जैसी कोई घटना दोबारा ना हो। लेकिन क्या दोबारा वो घटना नहीं हुई? बहुत बार हुई। जिनको सो कॉल्ड सुपर पावर्स जिनको कहा जाता था उस ज़माने में, वो सो कॉल्ड सुपर पावर्स ने इस घटना को किया। आपने दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जिसमें यूएस हर जगह इन्वॉल्व, इराक देखा, सीरिया देखा, वियतनाम देखा, कहाँ आपने नहीं देखा, अफगानिस्तान देखा। तो वो वर्ल्ड वॉर टू जैसी जो घटना है वो होती रही, उतने बड़े स्केल पर नहीं हुई लेकिन देश टू देश, मतलब कंट्री टू कंट्री वो चीज़ होती रही और वो रोक नहीं पाया यूएन। तो धीरे धीरे क्या है, आज के समय में यूएन का क्या स्थिति है? यूएन बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुका है। इररिलेवेंट होने का कारण क्या है? क्योंकि वो यूएन जो है वो पूरी तरीके से बायलेटरल हो चुका है। या तो उसमें यूएस का ग्रुप है, उसकी बात चलती, यूएस की बात चलती, या तो उसमें चाइना रशिया की बात चलती है, और थर्ड पार्टी उसमें कोई है ही नहीं, और थर्ड पार्टनर कोई है ही नहीं जिसकी बात को सीरियसली लिया जाए। और इसीलिए ये लोग दो आपस में लड़ते रहते हैं और यूएन टेक्निकली कुछ नहीं कर पाता है। तो यही अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अगर यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को आपको रेलेवेंट बनाना है तो भारत को आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। और उन्होंने, अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भारत सबसे प्रमुख वो कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना नहीं बचाना है तो फिर तो आप दुनिया में देख ही रहे हो कितने वॉर्स यहाँ पर चल रहे हैं। कोट अनकोट अगर हम उनकी बात को रखें तो उन्होंने कहा कि भारत का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ और भारत को मैं तो भाई सुपर पावर मानता हूँ, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बिल्कुल बगल में। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही इसमें, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या आप कह लो कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो तरीका है फॉरेन पॉलिसी को डील करने का, बहुत ही शानदार तरीका है। इंडिया आज की डेट में एक पूरा मल्टी वेक्टोरल फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करती है और जो भारत के केस में बिल्कुल सेंस बनाता है और बिल्कुल समझ में आता है। अब ये मल्टी वेक्टोरल फॉरेन पॉलिसी से उनका मतलब क्या था? मल्टी वेक्टोरल फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर आप पाकिस्तान जैसे देशों को देखते हो तो अगर यूएस इधर चाइना, अगर आप यूएस या चाइना का सपोर्ट हटा दे तो पाकिस्तान भिखारी, मतलब भीख मांगने लग जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी उसकी, वो तुरंत दौड़ने लग जाएगा IMF के पास, उसके पास, क्योंकि और कोई कंट्री से अच्छे रिलेशंस हैं नहीं, किसी कंट्री से उन्होंने रिलेशंस बिल्ड नहीं किए। आप वही भारत के केस में जब देखते हो तो भारत के केस में आपको ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, आप इसराइल को आप कह सकते हो, आप दोनों ब्लॉक्स की कंट्रीज को देखो, जो दो ग्रुप, जो गुट बते हुए हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, अगर आप दोनों के ब्लॉक्स की कंट्रीज को देखो, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस भारत ने स्थापित किए हुए। रशिया से कुछ कहना ही नहीं है, चाइना से लगातार सुधार हो रहे हैं रिलेशंस के। आप इसराइल को देख लो, इसराइल से जिस तरीके का रिलेशन है, अभी जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर इज गोइंग टू कम टू इंडिया, और IMEC के ऊपर, अब गाजा वॉर खत्म हो चुका है, अब IMEC के ऊपर बात होने वाली है। और ऐसे ही मल्टी वेक्टोरल पॉलिसी वाले देश जो है वो आज यूएन के अंदर उनकी ज़रूरत है ताकि वो बैलेंस कर सके रिलेशनशिप को, वो आपस में ना लड़ने लग जाएं, वो रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके। ये बात अलेक्जेंडर स्टब ने कही है। उन्होंने साफ इस बात तो कहा कि अगर आज हमें, मतलब यूएन को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं इंडिया जैसे देशों को उसमें इंक्लूड करना होगा। और उन्होंने कहा कि फिनलैंड तो पूरी तरीके से मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करता है, हमें हर उस कंट्री जो यूनिलैटरल या बायलैटरल उसमें बिलीव करती है उसको हटाना होगा और मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करना होगा, तभी हम यूएन जैसे देशों को बता पाएंगे। अलेक्जेंडर स्टब ने ये कहा कि मैं ऑलरेडी इस बात को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कई बार बोल चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अभी सदस्यता है, आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर उसके होते हैं, उसको डबल कर देना चाहिए, उसको 10 कर देना चाहिए। और हमें हर रीजन से जो अच्छी प्रमुख कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी बढ़िया कर रही हैं, उनको यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप में परमानेंट मेंबरशिप उनको देनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका को 1 मेंबरशिप देनी चाहिए, उसी तरीके से एशिया को 2 देनी चाहिए, अफ्रीका को 2 देनी चाहिए, और भारत जैसे देश जो हैं खास तौर से उनको इंक्लूड करना चाहिए। जब तक आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे तब तक ये यूनाइटेड नेशन कभी मल्टीलैटरल हो नहीं पाएगा और तब तक इसका रेलेवेंस जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड टॉपिक। अब यूएस और चाइना का जो पूरा, हमने जब से हम जियोपॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं या जब से हम जियोपॉलिटिक्स देखते पढ़ते सुनते आ रहे हैं, आप भी देखते पढ़ते सुनते आ रहे होगे, तब से आपने हमेशा देखा होगा कि यूएस और चाइना की भिड़त हो रही है, एक पूरा ग्लोबल सुपर पावर की रेस चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब जा कर के वो रेस स्टॉप हो चुकी है, वो रेस ख़त्म हो चुकी है। अब आपको शॉक हो रहा होगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप ने खुद इस चीज़ को मान लिया है, ट्रंप ने खुद इस बात को सीधी तौर पर बोल दिया है। अब देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ,
ट्रंप ने अनाउंस किया, जितने भी एनालिस्ट ने ट्रंप का जो पूरा दौरा देखा कोरिया का, एपेक्स समिट, सबको लग रहा था कि एपेक्स समिट में ट्रंप जाएंगे, जितने भी एनालिस्ट ने सब दौरा देखा, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हार मान ली है। ट्रंप ने ये मान लिया है कि वो जी जिनपिंग के सामने हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने G2 का अनाउंसमेंट किया। ट्रंप ने जैसे G2 का अनाउंसमेंट किया जी जिनपिंग के साथ साउथ कोरिया में, तो ये अनाउंसमेंट होने के बाद जितने भी एनालिस्ट थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उनका कहना था कि अब ट्रंप इस बात को मान चुके हैं और इसीलिए उन्होंने ग्लोबल 2 में यूएस के बगल में अगर किसी देश को रखा है, उन्होंने चाइना को रखा है। चाइना को अपने बराबर रखने का मतलब साफ है कि वो मान चुके हैं कि चाइना एक सुपर पावर है और चाइना टेक्नोलॉजिकली यूएस से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और देखिए, क्रिटिसिज्म ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा उस पूरी ट्रिप पर हुआ। मतलब जहाँ पर ट्रंप ने अपने पर्सनल मीटिंग्स करी, साउथ कोरिया से उन्होंने मीटिंग्स करी, एग्रीमेंट करी, चाइना से मीटिंग्स की एग्रीमेंट करी, अनाउंस किया, इंडिया के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट करी। एपेक्स समिट चाहते वो तो अटेंड कर सकते थे, मतलब जहाँ पर वो थे उस समय पर उससे 80 किलोमीटर दूर ही एपेक्स समिट हो रही थी, लेकिन उन्होंने एपेक्स समिट को स्किप किया। और इसी तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ को स्किप करना और जी जिनपिंग का पूरा स्टेज ले लेना, ये बात दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जी जिनपिंग के साथ टर्म्स कर लिए, पीस कर लिया, लेकिन ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ है चाइना और यूएस के बीच में, वो जी जिनपिंग के टर्म्स पर हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हार चुके हैं इसमें, और अपना जो हार है उसको ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी जिनपिंग के टर्म्स पे क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज अगर आप देखो तो पहल इसमें यूएस ने करी। यूएस ने सबसे पहले टैरिफ रेट को 10% से कम किया है, तो पहल यहाँ पर यूएस की तरफ से की जा रही है। ट्रंप का अगर जो मतलब ट्रंप के एडमायरर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए ट्रंप का बहुत सीधा सा सिद्धांत है, ट्रंप एक पूरा प्योर बिजनेसमैन टाइप के आदमी है, और उनका सीधा सीधा मानना है कि अगर आप किसी देश से लड़ के उसको नहीं हरा पा रहे हो, अगर आप लड़ के कम्पीट करके किसी देश को नहीं हरा पा रहे, तो उसको अपना दोस्त बना लिया जाए। और इसीलिए उनका ट्रंप का सिर्फ इतना एजेंडा है कि वो भले हार जाएं, ट्रंप भले हार जाएं, लेकिन यूएस नहीं हारना चाहिए। इसलिए अगर आप चाइना को बेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधा उनके टर्म्स मान लो, कम से कम आप अपने लिए कॉन्सोलेशन प्राइस ही जीत लो। जैसे आप फर्स्ट नहीं भी आ पा रहे तो सेकंड थर्ड आकर के आप कम से कम कॉन्सोलेशन प्राइस तो ले जाओ, वही काम है। और ट्रंप ने खुद भी इस बात को बोला है, उनके एडमायरर्स तो बोलेंगे, ट्रंप ने खुद बोला है। ट्रंप ने कहा है कि मेरा जो सेकंड टर्म है इसमें मैं किसी भी टाइप की ग्लोबल लीडरशिप की रेस में दौड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ अपना यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा हूं, और ग्लोबल लीडरशिप की रेस से यूएस आउट है, हम किसी भी इस तरीके की ग्लोबल लीडरशिप की रेस में नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए, जिस ट्रंप ने अपने लोगों से ये वादा ही किया था कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और पूरा अमेरिका का जो चार्म है उसको वापस लाएंगे, वही ट्रंप अब ग्लोबल लीडरशिप की रेस से बाहर होने की बात कर रहे हैं। और टेक्निकली अगर आप देखो तो बाहर हो भी गए हैं, और उनका रेलेवेंस जो है वो पहले से काफ़ी कम हो चुका है। जो मुझे याद आता है यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्ज बुश के टाइम पर, या उसके भी पहले निक्सन विक्सन के टाइम का, जो अगर आपको याद हो यूनाइटेड स्टेट्स, उसका प्रभाव बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था। आज के यूनाइटेड स्टेट्स का प्रभाव आपके सामने है, आप देख ही रहे हो। जिसको पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा लेना पड़े, उसका प्रभाव आप समझ ही चुके हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।